आमन ने फौरन ही उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों के हिसार में भरा। इस हसीन लड़की ने अपना सर उसके सीने से बिल्ली के बच्चे की तरह मसला, जैसे कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही हो। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे इल्म ही ना हुआ कि इस वक्त अपने दुश्मन की बाहों में है। दूसरी जानिब उसके अमल पर वो थोड़ा झिंझलाया। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग जानते हैं कि मैं लाइबा सुमैर हूँ और मैं हाज़िर होती हूँ हमेशा हुस्न कंवल के किसी ना किसी नावल की एपिसोड के साथ। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ हुस्न कंवल का नावल वफ़ाए यार की एपिसोड 8 लेकर। तो इससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर ये नावल कैसा लग रहा है आप लोगों को, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है इस नावल को पढ़ने में, सुनने में, या जिस तरीके से भी आप लोग लेते हो इसको। और दूसरा ये कि ये नावल थोड़ा-सा मज़ेदार सा है, चटपटा सा है, मुझे तो अच्छा लगता है। ख़ासकर ये शाहमीर और आमन और फिर ये ज़ोनी की केमिस्ट्री बड़ी मज़ेदार है इस नावल के अंदर ना। ज़ोनी का किरदार बड़ा मज़ेदार है और ज़ोनी और आमन की केमिस्ट्री भी बड़ी मज़ेदार सी लगती है कि वो लड़ते हैं और फिर ख़याल भी है उसको उसका। देखें आगे जाके क्या होता है। आप लोग भी दिल थाम के बैठें और इंतज़ार करें मेरी तरह, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह यार इंतज़ार ही करती हूँ नावल के एपिसोड्स का। तो चलिए आपको सुनाना शुरू करते हैं। वो सो रही थी जब तहखाने में नूरी दाखिल हुई। बीबी जी उठें, शामिर बाबा आए हैं आपको पेपर देने के लिए ले जाने। नूरी के राजदाराना अंदाज में सरगोशी करते ही उसकी आंख खुली। शामिर, वो खासा हैरान होकर उठी थी। रात में पढ़ते पढ़ते कब नींद ने आ घेरा उसे खबर नहीं। वो आंखें मसलती तेजी से उठकर बाहर निकली। शामिर गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तुम? वो हसीन नौजवान डार्क नीले रंग की शर्ट और सफ़ेद पैंट ज़ेब तन किए हुए था। आंखों पर काला चश्मा लगाए वो खासा खूबसूरत लग रहा था आंखों को। बड़ा शिकवा था ना तुम्हें कि कभी मदद नहीं की तुम्हारी, इसलिए थोड़ा तरस खा रहा हूँ तुम पर। वो उसके पास आकर खड़ी हुई तो मुकाबिल ने शीशा नीचे किया। ब्लोरी आंखों में नींद का खुमार नुमाया था। बाल उजड़े हुए, होंठों के पास राल लगी हुई। उसकी हालत देख बेख्तियार ही मुस्कुराहट आई थी मुकाबिल के चेहरे पर। वो मगरूर अंदाज में बोला तो मुकाबिल जमाई लेने लगी। ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मुकाबिल तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बेनियाजी से बोलती। तेज़ी से दूसरे साइड आकर उसकी गाड़ी में बैठी। तुम मुझे गधा बोल रही हो? गुर्राहट के साथ इस्तिफसार किया। बाप भी तो बोला ना। वो लापरवाही से दूसरे लफ्ज़ की जानिब तवज्जो दिलाई। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारा बाप बनने में। वो खफगी जाहिर कर रहा था। तो क्या बच्चों का बाप बनने में इंटरेस्ट आ गया है? तंजिया मुस्कुराते पलट कर सवाल किया। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझे ही गुरा रही हो। वो शिकवा कर उठा। अगर तुम्हें लगता है मैं शुक्रिया अदा करूँगी तो भूल जाओ। मैं आज इस हाल में सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही हूँ। वो खासा बिगड़ कर बोली तो शामिर खामोश हो गया। वो लड़ना नहीं चाहता था। कुछ देर माहौल पर खामोशी तारी रही। तुम इस हुलिये में पेपर देने जाओगी? वो हसीन नौजवान ना चाहते हुए भी उसका बेहाल हुलिया देख मुंह बिगाड़ कर पूछे बगैर न रह सका। चुप होकर गाड़ी चलाओ, देर हो जाएगी। वैसे भी रट्टा लगाया हुआ है सारे असबाक का। भूल जाऊंगी अगर ज़्यादा बात करूंगी तो। वो सर सीट से टिकाकर आंख मूंद कर झिंझलाते हुए गोया हुई। तुम्हारा यूनिफॉर्म नहीं है। तुम पैंट शर्ट पहनी हुई हो। बाल चिड़िया का घोंसला बने हुए हैं। चेहरे पर राल लगी है। ऊपर से पाँव में जूती तक नहीं है। और अभी वो दांत पीसते हुए उस पर भड़क ही रहा था कि मुकाबिल तेज़ी से बीच में बात काटते हुए। शुक्र करो नहीं है, वरना इस वक्त तुम्हारे सर पर पड़ चुकी होती अंकल। कहा ना चुपचाप गाड़ी चलाओ। वो शेरनी भरी बैठी थी। लड़कियां तो लुक्स पर मरती हैं। जब तक आधा घंटा आईने के सामने खड़े होकर खुद को संवार ना लें घर से नहीं निकलती। मगर वो तो बड़ी बेनियाज सी थी। इस जैसी लापरवाह लड़की शामिर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी और ना शायद देखने वाला था। कपड़े तो कजा, उसे तो पाँव में जूती तक ना होने की कोई अहमियत ना थी। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही। वो बहुत डिस्टर्ब थी जिसके सबब मूड बिल्कुल ऑफ था। शुक्रिया तो कह दो कम अज़ कम। स्कूल आते ही वो फुर्ती से उतरी तो मुकाबिल तेज़ी से शिकवे भरे लहजे में बोला। वापसी पर लेने आओगे? उसके शिकवे को नज़रअंदाज कर वो एक आईब्रो उचकाकर पूछने लगी। तुम चाहती हो आऊँ? वो प्लेफुल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इस्तफसार करने लगा। मेरे चाहने से दुनिया नहीं चलती। वो संजीदगी से कहकर डोर बंद करके चली गई। इसे क्या हुआ है? वो उलझ कर बड़बड़ाया। जोनी जब स्कूल में दाखिल हुई तो उसका हुलिया देख सब उसे दुनिया के 8वें अजूबे की तरह देखने लगे।
ओए 2 पेन है? उसने अपनी जगह बैठते पीछे मुड़कर अपनी क्लासमेट से पूछा। हाँ ला दे, वो तेजी से बोली। ये तुम कैसे कपड़े पहनकर आई हो जोनी, यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? अचानक बोर्ड की टीचर ने सख्ती से इस्तिफसार किया। अभी वो पेन लेकर मुड़ी ही थी कि टीचर के इस्तिफसार पर एक गहरी सांस भरते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर कोफ्त के आसार नुमाया थे। मिस, मैं इब्राहिम बख्श की पोती हूँ और आपको पता होना चाहिए कि इस गांव में वो क्या हैसियत रखते हैं। अब मैं पेपर लिख लूँ? पहले ही मैं 10 मिनट लेट हूँ। वो खासा अकड़ भरे लहजे में अपने दादा का हवाला देने लगी। इल्म जो था कि दादा के नाम से काम बन जाएगा। बैठ जाओ। टीचर को क्या जॉब प्यारी ना थी जो इब्राहिम बख्श की पोती को पेपर देने से रोकती? फ़ौरन ही उसे बिठा दिया, वो भी खासा मगरूर अंदाज में बैठी। अगर इब्राहिम बख्श को पता चल जाए कि वो इन्हीं के नाम का सहारा लेकर पेपर दे रही है तो वो इमेजिन कर सकती थी वो किस कदर लाल पीले होंगे। पेपर देकर बाहर आई तो न जाने क्यों दिल को एक हल्की सी आस लगी थी कि शायद आमन उसे लेने आया हो, जैसे हमेशा आता था। वो चलते हुए बाहर आई तो वहाँ दीगर लड़कियों के वालिदैन व फ़िक्र करने वाले लेने आए हुए थे, मगर इसका कोई ना था, जिसे देख उसका दिल भारी हुआ। अपनी माँ से उसे कभी भी कोई शिकवा ना था। वो जानती थी उसकी माँ किस कदर मजबूर है। वो नंगे पाँव थी, धूप अपने जोबन पर थी, सड़कें जल रही थी जिन पर नंगे पाँव चलना यकीनन जलते कोयलों पर चलने के मुतरादिफ था। वो कल रात से बहुत टूटी व बिखरी हुई थी, नहीं जानती क्यों, मगर आमन का अमल उस पर शिद्दत से असरअंदाज हो रहा था। वो नंगे पाँव चलने पर मजबूर थी। थोड़ा दूर चलकर ही उसके पाँव पर बुरी तरह जल गए थे। अचानक अपने पीछे किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने पलटकर देखा तो सामने नहायत खूबसूरत सफ़ेद रंग की कार खड़ी थी, जिसमें एक नौजवान बैठा नज़र आ रहा था। हेलो, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एड्रेस कहाँ है? सफ़ेद व सुर्ख रंग के घने काले से हबालडाग, ब्राउन नशीली आंखें, खड़ी मगरूर नाक, पतले व सुर्ख होंठ, हल्की सी ब्राउन दाढ़ी, क्रीमी रंग की शर्ट व ब्लू जीन्स पहने। वो नौजवान अपने निचले होंठ को आदत के मुताबिक काटते पहले तो उसे बगौर देखने लगा, फिर गाड़ी का शीशा नीचे करते हल्का सा मुंह बाहर निकाल कर उसके आगे पर्ची बढ़ाते हुए बोला। हाँ, ये एड्रेस पता है मुझे, जोनी खासा मुतमईन लहजे में इस पर्ची को देखते हुए बोली। ओह ग्रेट, पता है कब से ढूंढ रहा हूँ, वो नौजवान खासा एक्साइटेड होकर बताने लगा कि बेचारा कब से परेशान फिर रहा है इस एड्रेस के पीछे। तो जल्दी बताएं किस तरफ जाना है मुझे, वो उजलत से बोला, जबकि जोनी गाड़ी में अंदर की जानिब झांकते हुए उसके जूते देखने लगी। उसे अच्छा खासा बकरा मिल गया था हलाल करने के लिए, वो भी बिल्कुल सही वक्त पर। एक शर्त पर बताऊंगी सिर्फ, जोनी के कहते ही वो उलझी निगाह से उसे देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत व हैंडसम नौजवान था और उसका दुश्मन भी ना था कि उसे तंग करने को अपना फ़र्ज समझे, मगर क्या करे, नंगे पाँव घर नहीं जा सकती थी वो। कैसी शर्त? अपने जूते मुझे दे दो, वो चेहरे पर दांतों की नुमाइश करते मासूमियत से बोली। मुकाबिल उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसका गुर्दा मांग लिया हो जोनी ने। क्या? मेरे जूते? जानती भी हो कितने महंगे हैं। तुम छोड़ो, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, वो मुंह बसोर कर कहता अपना पर्ची वाला हाथ वापस अंदर करने लगा। ठीक है तो पूछ लो जाकर, पर मैं बता दूं ये गांव है शहरी बाबू, यहाँ ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, जोनी इतराकर बेनियाजी से कहते वापस मुड़कर जाने लगी। रोक ले प्लीज़, रोक ले यार, पाँव जल रहे हैं मेरे। उसके सामने तो भरम से चल दी, मगर हर कदम पर एक ही सदा दिल से निकल रही थी। वह मुश्किल ही 4 कदम चली थी वो कि पीछे से आवाज़ आई। अच्छा सुनो। आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर वो मगरूर अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगी। हेलो सुनो लड़की, वो गाड़ी उसके बराबर ले आया था। मुझसे कुछ कहा? खासा अनजान बनते हुए सवाल किया। जी, पैसे ले लो चाहे तो, मगर जूते? मैं कोई फ़कीरनी लगती हूँ जो पैसे दे रहे हो? वो बिगड़ी। सर से पाँव तक जो उसका हाल था वो फ़कीरनी से कम भी नहीं लग रही थी। मेरे पास एक ही जोड़ी है, समझा करो, बेबसी से कहा। तुम किसी और से रास्ता पूछ लो, तंग मत करो मुझे, वो चिढ़कर कहती मुड़ने लगी। अच्छा भाई लो, वो हार मान गया था, इतनी गर्मी में वो मज़ीद ख्वार नहीं होना चाहता था एड्रेस ढूंढने में। उसने झुककर जूते उतारे, जोनी गाड़ी में झांकने लगी। उसके पाँव जैसे ही जूतों से आज़ाद हुए जोनी की निगाह अपनी जानिब मरकूज कर गए। उसके पाँव तो लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत थे। ये देख वो होंठ गोल करके सताइशी निगाहों से उसे तकने लगी। क्या? धोनी की निगाहों में उभरी सताइश वो नज़रअंदाज न कर सका। एक आईब्रो उचकाकर गहरी मुस्कुराहट के साथ इस्तफसार किया। कुछ नहीं, वो फ़ौरन थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ी हुई। उसने जूते दिए तो फ़ौरन पहन लिए। अब तो बता दो एड्रेस, वो मिन्नती अंदाज में बोला। ये थोड़ा दूर है यहाँ से।
ओके। वो फ़ौरन इस्बात में सर हिलाने लगा। यहाँ से पीछे जाओ, वापस फिर से। वो इसे पूरा रास्ता बड़े पुरएतमाद अंदाज में बताने लगी। शुक्रिया। वो मुस्कुराकर मशकूर निगाहों से उस बेहाल लड़की को तकता हुआ गाड़ी स्टार्ट करके बैक लेने लगा, जबकि जोनी ने रफ्फू चक्कर हो जाने को गनीमत जाना, क्योंकि जो उसने रास्ता बताया था उसके बाद आधे घंटे गर्मी में ख्वार होने के बाद इस वजीहा नौजवान ने वापस इसी सड़क पर आ जाना था। इस लड़की ने तो कहा था कि टर्न आएगा, यहाँ तो कोई टर्न है ही नहीं। उफ, मैं पागल हो जाऊँगा। देखता हूँ कि मोबाइल के सिग्नल आए। उसने खासा परेशान होकर अपना सेल उठाया। डैम इट, अब क्या करूँ? वो तेज़ लड़की मेरे जूते भी ले गई और एड्रेस भी सही नहीं बताया। एक बार मिल जाएगी दोबारा मुझे, फिर बताता हूँ इसे। फ़िलहाल अभी तो यहाँ से निकलूँ। वो बेचारा अपना सर पकड़कर बाल नोचते उस अनजानी सड़क को तक रहा था, जहाँ वो आधे घंटे से गाड़ी दोहरा रहा था, मगर इस लड़की का बताया टर्न कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। होता तो आता ना। बला का गुस्सा आ रहा था उस लड़की पर, जो जूते भी ले उड़ी और रास्ता भी ठीक ना बताया। अगला सीन, वो घर पहुंची तो पीछे का दरवाज़ा बंद पाया। अबे यार, इस नूरी से एक काम ठीक से नहीं होता। अब दीवार चढ़नी पड़ेगी। न जाने किस मनहूस का चेहरा देखकर उठी थी जोनी तू आज। वो शदीद झंझलाकर कहती हुई दीवार चढ़ना शुरू हुई। शामिर इस लम्हे इब्राहिम बख्श के कमरे में सब मर्द हजरात के साथ मौजूद था। कारोबारी मामलात को लेकर बहुत ज़रूरी बातें चल रही थी। शामिर इनकी बातें सुन सुनकर खासा उकता चुका था। वो अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास आया। वो अभी नीचे गार्डन में देख रहा था कि अचानक उसकी निगाह दीवार पर चढ़ी लड़की पर गई। बंदरिया। उसे देख बेअख्तियार ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखरी। कुछ है क्या वहाँ? आमन की निगाह उसी पर टिकी थी। बंदरिया। उसे देख बेअख्तियार ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखरी। कुछ है क्या वहाँ? आमन की निगाह उसी पर टिकी थी। वो भूला नहीं था अब तक रात का मंजर। जोनी का शामिर के साथ होना उसके सीने पर सांप लुटा रहा था। उसे अचानक से कुछ कहकर मुस्कुराता देख वो फौरन ही अपनी जगह से खड़ा होकर उसके पास आया था। नहीं तो आमन जोनी को पीछे के रास्ते से दाखिल होता देख दादा से उसकी शिकायत न लगा दे, ये सोच फौरन ही उसने पर्दा ढकते लापरवाही से कहा। तो पर्दा क्यों ढक दिया? अगर उसे मुस्कुराता ना देखा होता तो यकीनन उसकी बात मान लेता। एक आईब्रो उचकाकर कड़े तेवर लिए पूछा। धूप आ रही थी इसलिए। हल्का सा मुंह बसोरकर जवाब देते वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। आमन को इसकी बात पर यकीन ना आया, इसलिए वो तेज़ी से पर्दा हटाकर बाहर देखने लगा, मगर वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो नज़रों का मरकज़ बन सके। जब सारी बातें ख़त्म हो गईं तो सब आराम से बैठकर चाय पीने लगे। दादा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो दोनों बेवक्त बोले तो बाकी सब उनकी जानिब मतवजा हुए। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम दोनों को? इब्राहिम बख्श खासा खुशगवार मूड में थे। वो मुस्कुराते हुए इस्तिफ़सार करने लगे। मैं चाहता हूँ आप जोनी की सज़ा ख़त्म करें। वो कब तक तहखाने में पड़ी रहेगी? आखिर बख्श ख़ानदान की पोती है वो। आमन बोलना शुरू करता, इससे कबल ही शामिर बाजी ले गया। उसके तेज़ी से कहते ही आमन का चेहरा धुआं धुआं हुआ। तुम्हें क्या कहना है आमन? इब्राहिम बख्श अब आमन की जानिब मतवजा होकर पूछ रहे थे। मैं भी चाहता हूँ कि आप जोनी की सज़ा ख़त्म कर दें, आमन ने खासा ज़ोर देने वाले अंदाज में कहा। ऐसा नहीं, वहाँ फ़हीम बख्श मौजूद ना था। बाप के होते हवेली के लड़के जोनी के लिए सिफारिश कर रहे हैं। ये बात इब्राहिम बख्श को शदीद खटकी। ये पहली बार था जब इनके पोते किसी एक ही चीज़ के लिए हम आवाज़ व हम ख्याल थे। ख़ास तौर पर शामिर, जो कभी कुछ बोलता ही नहीं था। वो अचानक आज बोला, तो वो भी जोनी की सिफारिश के लिए। तुम दोनों में से इस लड़की की जिम्मेदारी कौन लेगा? इब्राहिम बख्श खासा रोबदार अंदाज में इन दोनों के चेहरों पर निगाह डालते हुए पूछने लगे। और हाँ, याद रखना, उसके बाद अगर वो कोई नाफरमानी करती पाई गई तो उसके साथ साथ उसके ज़िम्मेदार को भी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बस उनका आगे का जुमला सुनना था कि आमन एक दो सानियों के लिए सोच में पड़ा। क्या वो जोनी को नहीं जानता था? एक वक्त दुनिया सुधर सकती है, मगर जोनी हरगिज़ नहीं। मुझे मंजूर है। शामिर ने इस बार भी पहल की। वो राज़ी था उसके साथ सज़ा भुगतने के लिए। उसके चेहरे पर इत्मीनानी छाई देख आमन मज़ीद तपा था। ठीक है, तो निकलवा लो उसे बाहर। इब्राहिम बख्श ने इस बात में सर हिलाते हुए शामिर को देख कहा। तो फेस बख्श नहायत बरहमी से आमन को घूरने लगे। वो चाहते थे ये जिम्मेदारी आमन अपने सर लेता।
شاہ کا زونی کے معاملات میں پڑھنا انہیں بالکل اچھا نہیں لگا تھا، جبکہ دوسری جانب شاہ کا باپ احسن بخش خاصا مطمئن و خوش نظر آ رہا تھا۔ دادا جان، مجھے ایک اور بات کہنی تھی۔ آمن چیئر سے ٹیک ہٹا کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بولو۔ ابراہیم بخش نے اسے بولنے کی اجازت دی۔ میں خاصا ہمت جمع کر رہا تھا وہ، جس کی وجہ سے باقی سب اسے تجسس سے دیکھنے لگے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس کے لیے اسے اتنی ہمت جمع کرنی پڑ رہی ہے بولنے کے لیے۔ ابراہیم بخش بھی ٹھیک ٹیک ہٹا کر تھوڑا آگے کو جھکے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔ عافیہ پکڑی گئی ہے، اب زونی کو پڑھانے سے روکنے کا جواز نہیں بنتا۔ پھر ویسے بھی تعلیم سب کا حق ہے۔ وہ لڑکی ہے، کل کو اس کی شادی ہوگی، اس کے پاس بخش خاندان کی جائیداد کا اتنا بڑا حصہ ہے، کل کو کوئی اس کے جاہل ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس سے دستخط کروا لے اور اس حصے و پاور کا ہمارے ہی خلاف غلط استعمال کرے تو آپ خود بتائیں دادا جان، ہم اس وقت کیا کر لیں گے؟ بعد کے مسائل سے بچنے کے لیے اسے اتنا قابل تو بنانا چاہیے کہ وہ اپنی جائیداد کے حصے کی خود حفاظت کر سکے۔ آمن نے خاصا ٹھوس منطقی دلیل دی تھی کہ کیوں انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، جسے سن وہ سوچ میں پڑے۔ ان کا ارادہ اپنی بیگم سے جدا نہ تھا، وہ بھی زونی کی شادی باہر کرنا چاہتے تھے۔ اس کی دلیل واقعی قابل غور تھی۔ آمن بہت ذہین و ہوشیار تھا، اسے لوگوں کے دماغوں کو پھیر دینا بخوبی آتا تھا۔ اس نے ابراہیم بخش کو اس پہلو سے قائل کیا جس کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ اپنی دولت و جائیداد و نام و شہرت انہیں کتنی پیاری ہے کسے خبر نہیں تھی۔ دیکھا جائے تو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، وہ بھی بڑے ہولے سے۔ ابراہیم بخش اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتا، اس کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے۔ مگر بات اس کی جائیداد پر آ رہی تھی، اس کے پوتوں پر آ رہی تھی۔ زونی کا شوہر کل کو اس کی جائیداد چھین کر ان کے برابر آن بیٹھے، یہ وہ کیسے برداشت کر لیں؟ انہوں نے خار کی نگاہ سے فہیم بخش کو دیکھا۔ ان کے نزدیک خاندان کی لڑکی کو لڑکوں کے برابر پڑھانے کی نوبت کبھی آتی ہی نہیں، اگر اس نے بھی ان کے اور بیٹوں کی طرح بیٹا جنا ہوتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ صوفے سے واپس ٹیک لگاتے گمبھیر لہجے میں سوچتے ہوئے بولے۔ تو ابا کیا پڑھنے دوں اسے؟ فہیم بخش بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ اس لمحے آمن نے ان کی آنکھیں دیکھیں، عجیب ہی چمک ابھری تھی ان میں، جیسے کوئی خوشی ملی ہو۔ فہیم بخش کے صرف بیٹی تھی، اس لیے کاروباری معاملات میں جو منصب و مرتبہ و عزت ابراہیم بخش اپنے دوسرے بیٹے کو دیتا تھا وہ اسے نہیں دیتا تھا۔ رہا صاحب وہ پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی بیٹی کو بھی اس کی بہن کی طرح جاہل رکھا جائے گا، وہ کچھ نہیں کرے گی سوائے شادی کے۔ مگر اب ابراہیم بخش کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتا دیکھ اس کے دل میں سوئی ہوئی ایک امید کی کرن جاگی تھی۔ پڑھنے دو، وہ بھرم سے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ تم سے تو آج تک میرے لیے سٹینڈ لیا جا نہیں سکا، اب جب دوسرا لے رہا ہے تو تمہیں اس پر بھی مسئلہ ہے۔ اس کے کہے الفاظ دل میں سوئیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ آمن کو لگا اس نے کوئی جنگ جیتی ہو۔ وہ بہت خوش ہوا تھا کہ وہ پڑھ سکتی ہے اب۔ چہرے پر ایک ہلکی مگر دل فریب مسکراہٹ رقصہ ہوئی، یہ سوچ کے کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ دادا سے واپس اس کی تعلیم کی اجازت لے لی ہے تو اس کا کس قدر حیران کن ری ایکشن ہوگا۔ وہ تو شاید خوشی سے پاگل ہی ہو جائے، نہیں بلکہ وہ تو ہے ہی پاگل۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے باہر چل دیا۔ وہ اپنی دھن میں اتنا مگن تھا کہ اسے شامیر کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہی نہ ہوئی۔ اگلا سین۔ زو آزادی مبارک زو تہ خانے میں مسکراتے ہوئے کہہ کر داخل ہوا تو اسے کھجور کی چٹائی پر سوتا ہوا پایا۔ پوری رات جاگنے و پیدل اسکول سے گھر آنے کے سبب وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی، اس لیے دن میں نیند پوری کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، سوتے ہوئے خاصا معصوم لگ رہی تھی وہ۔ کچھ ثانیوں کے لیے وہ اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھتا چلا گیا۔ اسی لمحے زونی نے کروٹ لی تو چہرہ اب اس کی سمت آ گیا تھا، مگر اس کے سفید چہرے پر چٹائی کے نشانات الگ ہی سرخ چھپے نظر آ رہے تھے۔ آہ امی! پھر وہ نیند میں ہی کراتے ہوئے پاؤں پٹکتے بولی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی اس لمحے اور اس کی تکلیف آمن محسوس کر پا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا مگر اسے تکلیف ہو رہی تھی اس لڑکی کی تکلیف سے۔ اس کی نگاہ زونی کے پاؤں میں موجود مردانہ برینڈڈ جوتوں پر گئی۔ اس نے شامیر کے گمان کر زیادہ توجہ نہ دی۔ وہ اتنی تھکی آری گھر لوٹی تھی کہ جوتے تک اتارنے کی زحمت نہ کی، اس اجنبی کے جوتے پہن کر ہی سو گئی۔ آمن نے فوراً ہی اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں بھرا۔ اس حسین لڑکی نے اپنا سر اس کے سینے سے بلی کے بچے کی طرح مسلا، جیسے کمفرٹیبل ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے علم ہی نہ ہوا کہ اس وقت اپنے دشمن کی باہوں میں ہے۔ دوسری جانب اس کے عمل پر وہ تھوڑا جھنجھلایا۔ بچپن سے ہی اسے کسی کا بھی اپنے زیادہ قریب آنا پسند نہیں تھا، اس کے باوجود اسے اٹھا لیا تھا کیونکہ مزید اسے ان اذیتوں میں سوتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا تھا وہ۔
माने या ना माने, वो लड़की उसकी बनाई हदूद उसी के हाथों से टुटवाती थी। ये काले बिल्ले जैसी खुशबू क्यों आ रही है अम्मी जान आप में से? वो उसे हवेली की छोटी गलियों से होता हुआ उसके कमरे तक लाया। सारी मुलाजमीन जोनी को उसकी बाहों में देख हैरत के मारे मुंह खोले खड़े थे। किसे खबर नहीं, जानी दुश्मन है दोनों। उसके इशारे पर मुलाजमा अपनी हैरत के गोतों से निकलकर फौरन ही दरवाज़ा खोलकर उसकी मदद करने आगे बढ़ी। वो खूबरू नौजवान उसे बेड पर आहिस्तगी से लिटाकर अभी उसकी कमर व पाँव के नीचे से अपना हाथ निकाल ही रहा था कि अचानक वो नींद में उसके कुशादा सीने से अपनी नाक मसलने लगी। फिर निहायत कड़वा सा मुंह बनाकर नींद ने बड़बड़ाई। नींद में होने के बावजूद वो उसकी महक को पहचान चुकी थी। ये बात हामन को हैरान कर गई। एक लम्हे के लिए उसे बगौर देखा, फिर इसका कड़वा मुंह देख खुद भी मुंह बसोरता हुआ उसके नीचे से हाथ निकालकर सीधा खड़ा हुआ। फिर उसके खूबसूरत पाँव को जूतों से आज़ाद किया। एसी का रिमोट दो। उसने एसी को 18 सेंटीग्रेड पर कर दिया ताकि वो आराम से सो सके। देखना कोई उठाए नहीं इसे, और थोड़ी देर बाद जब कमरे का टेम्परेचर ठंडा हो जाए तो उसे कंबल उड़ा देना। वो मुलाजमा को अपने रौबदार अंदाज में ताकीद कर कमरे से निकलने ही लगा था कि साइड दीवार पर लगी अपनी तस्वीर पर नजर गई, जिस पर बड़ा सा लाल रंग के मार्कर से क्रॉस बना हुआ था। उसकी तस्वीर के बराबर में शामिर और शहरोज की तस्वीर भी लगी हुई थी और इनकी तस्वीर पर भी क्रॉस का निशान था। ये देख उसने होंठ गोल किए। तो शामिर भी दुश्मनों की लिस्ट में है मेरी तरह। वो नहीं जानता क्यों, मगर अपने साथ शामिर की तस्वीर पर भी क्रॉस देख दिल को जैसे इत्मीनान व सुकून नसीब हुआ हो। एक नज़र इस सोती लड़की को देखा, फिर सर झटक कर बाहर चल दिया। वो बखूबी जानता था ये बात अपने दिल में सिवाय नफरत के कोई जज्बा नहीं रखती वो लड़की उसके लिए। अगला सीन, वो यूनी से लौटी तो काफ़ी थकन से चूर थी। मरियम आ गई? जा जल्दी जा, मेरे लिए चाय बना कर ला, मैं बहुत थक गई हूँ। रेहाना बेगम की बात सुन वो उलझ कर उन्हें देखने लगी। आजकल उनके क्लाइंट बहुत कम आ रहे थे, पार्लर बिल्कुल नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो पूरे दिन सोफे पर महारानी की तरह बैठकर टीवी देखकर वक्त गुजारी करती। ऐसा क्या देख रही है, अब जा भी। मरियम को समझ नहीं आ रहा था भला पूरे दिन टीवी देखने वाला शख्स कैसे इतना थक जाता है कि वो हिल भी ना सके एक कप चाय खुद बनाने के लिए। उन्होंने झिंझला कर कहा तो वो थकन से चूर लड़की इस्बात में सर हिलाकर अपना सामान सोफे की साइड में रखकर किचन की जानिब बढ़ गई। जब किचन में दाखिल हुई तो दिमाग उसकी हालत देख भग से उड़ा। पूरा किचन जो वो यूनी जाने से पहले साफ करके गई थी अब उल्टा पड़ा था। इतने बर्तन भरे पड़े थे बेसन और उसके पास स्लिप पर जैसे घर में दावत होकर चुकी हो। वो खाना पकाकर पूरा किचन साफ करके यूनी गई थी। वो फजर की उठी हुई थी, जिसकी वजह से अब उसे शदीद नींद आ रही थी। उसने एक गहरा सांस लिया, फिर आस्तीनें चढ़ाई, देगची चाय के लिए चढ़ाई, साथ साथ तेजी से बर्तन धोने लगी। चाय बनाकर उसे ट्रे में रखा, बर्तन अभी आधे बाकी थे। उसने सोचा पहले खाना खा ले फिर आकर धो लेगी। हाथ टॉवल से साफ करते जैसे ही रोटी की डलिया उठाई, महसूस हुआ जैसे वो हल्की हो। ये इतना हल्का क्यों हो रहा है? वो उलझकर तेजी से उसे खोलने लगी। अगले ही पल उसकी आंखें हैरत व परेशानी से फैली। वो बिल्कुल खाली थी। सारी रोटियां कहाँ गईं? वो अपना सर पकड़कर परेशानी के आलम में बड़बड़ाई। उसने फौरन सालन की देगची झांकी, वो भी खाली करके सजा दी गई थी। अब मैं क्या खाऊंगी? वो अपनी पेशानी मसलते हुए रोतू सा मुंह बनाकर बड़बड़ाई। अरे चाय बनाने गई है या पाए? आ भी जा। बाहर से आती मामी की आवाज़ पर उसका खून जल गया था, साथ साथ आंखों में आंसू आने लगे। अपने आंसू साफ करती वो चाय लेकर बाहर आई। मामी, सारी रोटियां व सालन कहाँ गया जो मैं सुबह बनाकर गई थी? वो इनके आगे चाय से भरा कप परेशान लहजे में पूछने लगी। मैंने कुछ फ़कीरों को खिला दिया तो दोबारा बना ले। हमारे घर में खाने की कमी नहीं है, तेरी नानी के घर की तरह। वो चाय का कप मुंह से लगाते कड़वे लहजे में बोली। उनका लहजा इस कदर कड़वा था कि मरियम की हिम्मत ही ना हुई फिर कुछ कहने की। भूख के मारे पेट गुड़गुड़ करने लगा था। खाना बनाने अभी खड़ी होगी तो 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। ये सोच वो किताबें व बैग उठाकर मरे कदम लेती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कपड़े चेंज करके वो भूखी ही बिस्तर पर लेट गई। भूख की शिद्दत के सबब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। बहुत देर तक करवटें बदलती रही, फिर आखिर थक हार कर उठी और वापस किचन में आई। उसे अपनी नानी की आज बड़ी याद आ रही थी, जो स्कूल से वापसी पर गरम सालन व रोटी उसके लिए तैयार रखती थी। उसने फ्रिज से दूध की देगची निकाली और 1 कप चाय बनाने के लिए रख दी। साथ साथ बचे बर्तन धोकर पूरा किचन साफ किया। फिर किचन में ही चेयर पर बैठकर अपनी चाय पी। 1 कप चाय से इतना आसरा हो गया था कि नींद आ जाए। उसकी आंखें चाय पीते वक्त बार बार नम हो रही थी।
اسے نہیں خبر ریحانہ بیگم کچن کے دروازے سے لگ کر چھپ کر اسے روتا دیکھ دل ہی دل میں بڑا خوش ہو رہی تھی۔ بس تو دیکھتی جا ارمان کے واپسی آنے سے پہلے پہلے میں تجھے کیسے اپنے گھر سے نکالتی ہوں۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بڑبڑا کر وہاں سے چل دی۔ وہ کچن سے باہر نکلی اپنے کمرے میں جانے کی نیت سے کہ اچانک کسی نوجوان کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ موم، ڈیڈ، برو، آلیان۔ وہ اس خوبرو نوجوان کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ بخوشی اس کا نام لے وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ مریم، رائٹ؟ وہ ابھی مریم کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ہائے میرا بچہ! ریحانہ بیگم فوراً ہی آ کر اس کے گلے لگتے رونے لگی۔ او موم، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ آلیان ان کی کمر سہلاتے مسکرا کر چپ کرانے لگا تھا۔ اسی لمحے مریم کی نگاہ اس کے ننگے پاؤں پر گئی۔ جی تو جناب، آپ کو کیسی لگی ایپیسوڈ؟ اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو پلیز اس پہ ریویو ضرور دیجیے گا، اچھے سے کمنٹ دیجیے گا۔ دیکھیں آپ لوگ کمنٹس جو ہیں وہ لازمی کرا کریں، اور اگر آپ لوگوں کو کچھ نہیں بھی پسند آیا کرے تو آپ پلیز اس کو جو ہے اچھے طریقے سے بتایا کریں۔ آپ لوگوں کی تنقید